नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन, जी हाँ, इसका फुल रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी आप प्रकाश का परावर्तन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका आज फुल रिवीजन कराएंगे और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइजन करते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश क्या है। क्या बोल रहा है? सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह प्रतिक्रिया है या फिर प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर आप भूल गए तो आपको याद मैं दिला दूं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश को कोई भी वस्तु को देखने में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की? 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो है प्रकाश की, पहला क्या है? पहला है प्रकाश की। दूसरा क्या है? दूसरा है आंख की। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा माइंड की। क्या? तीसरा है हमारा दिमाग की। अगर ये 3 चीज रहे तो हम आसानी से देख पाएंगे किसी भी वस्तु को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है प्रकाश स्रोत क्या है। क्या बोला है? आगे बोल रहे हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोले? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब किस किस वस्तु से निकलता है चलिए जान लेते हैं। तो पहला है सूर्य। सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, बिल्कुल सूर्य से निकलता है। मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। टॉर्च से भी हमारा प्रकाश निकलता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें हमारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजों से हमारा क्या प्रकाश निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या बोला है? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, जिससे प्रकाश निकलता है एक प्रकार से समझो, तो उसी को हम प्रदीप्त या फिर दीप्तमान भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रदीप्त, ऑप्शन ए क्या है? प्रदीप्त, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है दीप्तमान, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है दोनों यानी बोथ, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या मारेंगे? तो ऑप्शन सी मारेंगे। हम आंसर में क्या मारेंगे? हम आंसर में ऑप्शन नंबर कहाँ चले गए? हाँ, हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हम कह सकते हैं ये दोनों से प्रकाश क्या निकलता है, प्रदीप्त से भी और दीप्तमान से भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज बोल रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या बोला है? आपकी बार बोला है कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, उसे ही तो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य हो गया हमारा, सन हो गया, टॉर्च हो गया हमारा, और क्या मोबाइल ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रदीप्त वस्तु है, ये हमारा प्रदीप्त वस्तु है हुआ। लेकिन जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे क्या हो गया हमारा चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, और क्या हो गया बहुत कुछ, टेबल हो गया, बिस्तर हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब सारी चीजें क्या प्रकाश को उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। तो ये हमारा क्या? ये हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोला? सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोला है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बताइए आपको अगर याद है तो बोलो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं भाई। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। अब ये सूक्ष्म कण क्या है? सूक्ष्म का मतलब होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को बोलता है सूक्ष्म। और कण यानी धूल कण वही हो गया जो आसमान में ना, आसमान में बहुत सारे धूल कण उड़ते रहते हैं। तो प्रकाश जब वही धूल कण पर पड़ता है तो वे कण जो धूल कण है वो उन पर पड़ने वाले, मतलब उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या, कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की किरण जो उस कण पर पड़ता है उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, मतलब अपने अंदर समा कर उसे चारों ओर क्या फैला देता है, उसे चारों ओर विकृत करता है, मतलब फैला देता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात है? क्या आपको याद आया? चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि
जब जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे पुनः चारों ओर क्या विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अपनी भाषा में याद करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, मतलब किरण किसे कहते हैं। तो सिंपल है, जो सरल रेखा से चलती हुई प्रकाश की किरण आती है हमारे आंखों तक, उसे ही तो हम प्रकाश का किरण कहते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बोला है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले, एक सरल रेखा, ये देखिए ये सरल रेखा है और इसी पर चलने वाले प्रकाश की किरण, सॉरी इसी पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। अब की बार क्या आया है, अब की बार यहाँ पे देखिए आया है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बोला है किरण। यहाँ पे दो शब्द आपको देखने को मिल जाएगा, पहला देखने को मिलेगा किरण और दूसरा मिलेगा पुंज। यानी पुंज का मतलब किरणों का समूह, तो वही किरणों के समूह को क्या किरण पुंज कहते हैं। डायरेक्ट देखिए नाम में ही उसका परिभाषा छुपा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाम में ही उसका परिभाषा छुपा रहता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोला है, आगे बोला किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छा तरीके से, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पढ़ने लायक आपको दिख रहा होगा। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर, तीसरा होता है अभिसारी। क्या होता है, तीसरा होता है अभिसारी। तो क्या आप बता पाएंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, बोलो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो सर जी अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण क्या फैलती चली जाती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है अभिसारी, सॉरी समांतर क्या है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज हम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण क्या एक दूसरे के समान चलती है। क्या एक दूसरे के समान प्रकाश की किरण चलती है तो समांतर किरण पुंज कहलाती है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको शॉर्टकट में रिवाइज करवा दी है, बता दी है। चलिए आप इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। परिभाषा क्या बोला है कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। और यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है आपको समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरण क्या फैलती चली जा रही है। ये देखिए फैलती चली जा रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या फैलती चली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला क्या, आगे समांतर किरण पुंज। क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम बता चुके हैं। क्या बताया कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर चलती है, वे एक दूसरे के क्या समान चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे के समांतर में चलती है, समान दिशा में चलती है। इसी को हम समांतर किरण पुंज कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हैं। डायग्राम में क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के क्या समांतर में चल रही है, एक दूसरे के क्या समांतर में चल रही है। ये देखिए सभी देखेंगे तो सभी एक दूसरे के समांतर में चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब है अभिसारी किरण पुंज। अब क्या है, अब है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से क्या आकर मिलती है, एक बिंदु स्रोत पर आकर क्या मिलती है, तो इसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या, इस प्रकार के किरण पुंज में यहाँ पे देखिए एक बिंदु है और यहाँ से क्या मिलती है, आके क्या प्रकाश की किरण क्या मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं मिलती है, प्रकाश की किरण आकर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है फोटोन। आगे क्या है, फोटोन। देखिए फोटोन के बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, साफ साफ हम बोलते हैं फोटोन के बारे में
आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि फोटोन किसे कहते हैं, तो क्या हम सब बोलेंगे? हम सब बोलेंगे प्रकाश की किरण गुच्छे के रूप में, क्या गुच्छे, गुच्छे देखिए गलत लिख दिया है, गुच्छे इस तरह लिखाता है, सॉरी सही लिखें, हाँ, गुच्छे के रूप में, जब प्रकाश की किरण गुच्छे के रूप में नीचे आती है, जब प्रकाश की किरण यानी सूर्य की किरण गुच्छा के रूप में नीचे आती है तो उसी को हम फोटोन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फोटोन किसे कहते हैं, ये आपके बुक में दिया भी नहीं गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही डायग्राम मिलकर हमारा क्या बनता है, तो परावर्तन के नियम बनता है। क्या बनता है? परावर्तन के क्या बनता है? नियम बनता है। अगर आप ये डायग्राम समझ लिए हैं, अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। पीला कलर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन खींचिए। क्या खींचिए? एक लाइन, यानी सीधा एक लाइन यहाँ पे हम खींच रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या याद रहेगा आपको? हाँ, याद रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। फिर देखिए यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, हम ग्रीन कलर से लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक बिंदु दिख रहा होगा। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बिंदु का आपतन बिंदु कहते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखेगा, फिर आपको हम पीला कलर से ही लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखेगा, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे आपतन बिंदु पर एक लाइन लिया है। वैसे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो हम बता दें। यहाँ पे देखिए एक लाइन गई है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं अपन, बिल्कुल लेते हैं, इस लाइन को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम आपतित किरण। आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपतित किरण आपतन बिंदु से टकरा करके वापिस लौट रही है, परावर्तन करके वापिस क्या लौट रही है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप लंब डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु पर क्या, आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है, और यही लंब को क्या बोलते हैं? यही लंब को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? यही लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे आप कि ये देखिए आपतित किरण है, और ये देखिए अभिलंब है, और ये दोनों के बीच की यहाँ पे आपको कोण दिख रहा होगा, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को हम क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो आशा करते हैं आप अच्छा से समझे होंगे, आप अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छा से नहीं समझे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे यही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्रकाश के परावर्तन ये सारी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में हम बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं, सबकी परिभाषा को देखते हैं। तो पहली परिभाषा बोल रहा है आपतित किरण। क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण पर पड़ने वाले, देखिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, और इस पर देखिए यहाँ पे पड़ रहा है, इस पर क्या एक किरण पड़ रहा है, और समतल दर्पण पर पड़ने वाले, समतल दर्पण पर पड़ने वाले किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या आपको याद है? क्या आपको याद हुआ? बिल्कुल हाँ, हो जाना चाहिए कि आप समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन परावर्तित किरण। आगे क्या है? आगे है हमारा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, क्या आपतित किरण जब समतल दर्पण पर पड़कर, थोड़ी फिर से पढ़ते हैं, आपतित किरण जब समतल दर्पण पर टकरा कर, क्या जब समतल दर्पण पर, वन सेकेंड, समतल दर्पण पर टकरा कर वापस की लौट जाती है, जब समतल दर्पण पर टकरा कर वापस की लौट जाती है तो उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये समतल दर्पण है,
यहाँ पे अपतीत किरण पड़ा है और यहाँ देखिए टकरा करके वापिस लौट रही है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या परावर्तित किरण बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपतन बिंदु। आगे क्या है? आगे है आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या जिस बिंदु पर आपतित किरण समतल दर्पण पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समतल दर्पण पर क्या आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसे ही हम क्या आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा अभिलंब। आगे क्या है? आगे है हमारा अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। हम बहुत बार बता चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु है हमारा, और आपतन बिंदु पर यहाँ पे देखिए खींचा गया लंब को ही हम क्या अभिलंब कहते हैं। खींचा गया लंब को ही हम क्या अभिलंब कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपतन कोण। आगे क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण हम बता चुके हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के साथ आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे ही हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। बीच की कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे है लास्ट परावर्तन कोण। आगे क्या है? आगे है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या? परावर्तित किरण परावर्तन कोण क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए एक पॉइंट है पारदर्शी। क्या है? एक पॉइंट है पारदर्शी, दूसरा है पारदर्शी, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा पारभासी। तीसरा है पारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी। चलिए तीनों को एक करके समझते हैं। पहले चलते हैं पारदर्शी। तो देखिए जिस भी चीज से हम आर पार दिख जाता है, जिस वस्तु से आर पार दिख जाता है उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। और जिस वस्तु से आर पार नहीं दिखता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिस वस्तु से एक छोटे से भाग से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो उसे हम पारभासी कहते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये चीजें याद होगी, और अगर याद नहीं है तो हम बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है। चलिए पारदर्शी को समझते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पारदर्शी में क्या होता है कि वो पदार्थ होता है पारदर्शी जिनसे होकर क्या प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे क्या होगा जैसे हमारा हो जाएगा कांच। कांच से हम क्या आर पार देख सकते हैं, पानी से भी हम आर पार देख सकते हैं, हवा से भी हम आर पार देख सकते हैं। वैसे तो हवा दिखता नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपारदर्शी। आगे क्या है? अपारदर्शी। तो वो पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं। तो पारदर्शी का जस्ट उल्टा अपारदर्शी होता है। पारदर्शी का जस्ट उल्टा ही अपारदर्शी होता है। तो जिनसे क्या प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ बोल देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ लकड़ी से क्या प्रकाश आर पार होता है? नहीं होता। लोहा से नहीं होता, पत्थर से नहीं होता, अलकतरा से नहीं होता है, जिससे कि सड़क बनता है। ठीक है। उसे अलकतरा बोलते हैं। पैंट से नहीं होता है। क्या कोई भी वस्त्र नहीं बोल सकते हैं पैंट से नहीं होता है। मनुष्य से भी नहीं होता है, कोई जीव जंतु से भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे है पारभासी। आगे क्या है? आगे है हमारा पारभासी। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं उसे पारभासी कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण का एक छोटे से भाग से ही जा पाते हैं पारभासी कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? देखिए इसका उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जितने भी उदाहरण हम बताए हैं आपको याद कर लेना है। ठीक है। चलिए तो इसका उदाहरण समझते हैं। पहला है घिसा हुआ कांच। मतलब आप कांच को अगर घिस देंगे ना तो उसमें से आप छोटा सा भाग से प्रकाश की किरण जब आर पार करने की कोशिश करेंगे तो छोटा सा भाग से होकर तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है। दूसरा क्या है? तेल लगा कागज। क्या है? अगर आप कागज में तेल लगा देंगे
तो आप देखेंगे कि छोटा छोटा आपको छिद्र से प्रकाश आर पार आपको दिखेगा, छोटा छोटा छिद्र से। तो उससे क्या प्रकाश की किरण एक छोटे से भाग से होकर जा पाता है। फिर क्या बोला, बेलून का रबर, मतलब आप बलून को लेंगे और बिना फुलाए आप बलून से देखेंगे ना तो आर पार आपको दिख जाएगा। अगर बैलून का आप फुला लेंगे, सॉरी बिना फुलाए नहीं, फुला के अगर आप आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आंख का पलक। अगर आप पलक को पूरा बंद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा बंद करिए, मेरे साथ बंद करिए, थोड़ा सा पलक को नीचे गिराइए, उसके बाद देखिए, देखिए आपको छोटा छोटा भाग से आपको वस्तु दिखेगा सामने वाले। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, पलक को आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे किए हैं तो क्या आपको वस्तु दिख रहा है छोटे से भाग से होकर? हाँ, दिखना चाहिए, हमको तो दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला चमड़ा। अगर आप गाय का, बकरी का चमड़ा से आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें से छोटा छोटा जो छिद्र है, बाल का जो छिद्र है, उससे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है रक्त। चलिए आगे क्या है, आगे है हमारा रक्त। रक्त से भी आप वस्तु को आर पार देख सकते हैं। फिर क्या है, दूध। दूध से भी आप छोटे से भाग से आप वस्तु को आर पार देख सकते हैं। फिर घना, मतलब कुहासा में भी आप देख सकते हैं, और मतलब धुआं में। अगर धुआं कहीं उठ रहा है और धुएं के इस पार से आप उस पार की वस्तु को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि छोटे से भाग से आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको दिख जाएगा आर पार। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हम बताएं पारभासी का, और इसमें से एक उदाहरण तो एग्जाम में पक्का पूछ देगा, इससे आप निश्चित रहिए। ठीक है, इस चीज से आप निश्चित रहिए। आगे चलते हैं परावर्तन। आगे क्या है, आगे है हमारा परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही परावर्तन कहते हैं। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट होगी, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही हम परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना, ये बातें याद रखना। आगे है प्रकाश का परावर्तन। आगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बोला है, अब की बार बोला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बेझिझक बोलिएगा 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, कुल 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए पहला और दूसरा दोनों नियम को देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला नियम क्या बोल रहे हैं कि आपतित किरण। आपतित किरण हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। फिर परावर्तित किरण, जब आपतित किरण समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है तो वही क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपतित किरण समतल दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। पर खींचा गया अभिलंब, क्या, पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर पड़ने वाले लंब को ही अभिलंब कहते हैं। तीनों का एक ही तल पर या फिर समतल में होता है, तीनों एक ही समतल पर होता है। ठीक है, याद रखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण जानते हैं कि आपतित किरण और विलंब के बीच की कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और विलंब के बीच की कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। ये हमारा हो गया परावर्तन के दूसरा नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समतल दर्पण की थोड़ा बात कर लेते हैं। अब जरा समतल दर्पण की भी जरा बात हम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या बोला है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। अनंत को हम इससे सुतल 8 से हम सूचित करते हैं अनंत को। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की
होता है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस होता है ना मेरे भाई, वो प्लस, रुको 1 सेकेंड, तो +1 होता है। क्या होता है? +1। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी +1 होता है। अगर हम यही अवतल दर्पण की बात करें तो 1 सेकेंड, अगर हम यही अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? -1। क्या होता है? -1 होता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि समतल दर्पण का क्या होता है? समतल दर्पण का अनंत होता है, उत्तल दर्पण का +1 होता है और अवतल दर्पण का -1 होता है। ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब में से एक नंबर का तो एग्जाम में पक्का पूछ देगा, ये तीनों से एक नंबर का तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पक्का पूछ देगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे है कि समतल दर्पण पर लंबवतम पड़ने वाली किरण का परावर्तन समतल दर्पण पर लंबवतम पड़ने वाले, क्या लिख दिया यार, क्या बोला है यहाँ पे? चलिए छोड़ो, ये तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं। प्रतिबिंब क्या कहते हैं? अब क्या है? प्रतिबिंब क्या कहते हैं? किसे कहते हैं प्रतिबिंब? बोलो, अगर आपको याद है तो बोलो, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं क्या बोलते हैं। चलिए मेरे साथ आंख बंद करके बोलना स्टार्ट करते हैं। ये किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो क्या करेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो क्या कहेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपको तीनों प्रतिबिंब याद हो गया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये तीनों चीज आपको याद हो गया? अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आशा करेंगे हम। चलिए आगे है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1 बराबर r/2। चलिए ये तो हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ये तो हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, और ये कुल 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और इसको कैसे प्रमाणित किया जाता है ये चीजें हम बता चुके हैं। आप जाइए और मेरे YouTube चैनल के यही लिंक बोर्ड करेक्ट पे दिया गया है, वहां पे आप यहाँ पे जैसे ही इन करेंगे हमारे YouTube चैनल पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन क्या दिखेगा आपको? पहला ऑप्शन क्या दिखेगा? 1 सेकेंड। पहला ऑप्शन क्या दिखेगा? पहला ऑप्शन आपको जैसे इन करेंगे पहला ऑप्शन आपको होम दिखेगा। तो होम में कुछ मत करना, 1 सेकेंड, होम में कुछ मत करना। पहला आप जैसे इन करेंगे तो होम दिखेगा आपको। तो होम में मतलब सारी चीजें मिल जाती है। फिर आपको वीडियो का सेक्शन देखने को मिलेगा। क्या? फिर आपको वीडियो का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसको भी कुछ मत करिएगा, वीडियो के सेक्शन को भी कुछ मत करिएगा। फिर आपको शॉर्ट्स देखने को ऑप्शन मिलेगा, इसको भी कुछ मत करिएगा। फिर आपको कोर्स देखने को ऑप्शन मिलेगा, इसको भी कुछ मत करिएगा। उसके बाद आपको प्ले लिस्ट देखने का ऑप्शन मिलेगा। प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा, यही प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा आप, और वहां पर प्रकाश का परावर्तन नाम से वीडियो होगा, उस पर क्लिक करिएगा। और प्रकाश के परावर्तन से जितनी भी रिलेटेड वीडियो है सारी मैं उस पर पोस्ट कर चुका हूँ। और वहां से देख लीजिए अवतल दर्पण में a बराबर r/2 कैसे सिद्ध किया जाता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम आगे चलिए आगे हम चलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अभी जस्ट बताए हम प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी हम कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। चलिए
तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं बता चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, एंड। आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। वैसे इसका नोट्स जो है वो हम दे देंगे यूट्यूब पे, आप पोस्ट के सेक्शन में जाके इस नोट्स को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।